गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना। 25 करोड़ रुपया। यही अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो कर। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। आर्यन खान मामले में ट्विस्ट पर ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। 25 करोड़ की डील के आरोप पर एनसीबी ने ही समीर वानखेड़े, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ आंतरिक जांच बैठा दी है। विजिलेंस चीफ और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। आर्यन मामले में एक चश्मदीद प्रभाकर सेल ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया। उधर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और समीर वानखेड़े में एक अलग जंग जारी है। नवाब मलिक ने आज एक सर्टिफिकेट जारी किया। वानखेड़े पर आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में नौकरी पाने के लिए धर्म के साथ फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। तो समीर वानखेड़े ने एक प्रेस रिलीज जारी कर नवाब मलिक पर बदनाम करने और परिवार यानी उनके पिता और पत्नी को इस विवाद में घसीटने की बात की। समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया, जिसमें आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक आंतरिक जांच शुरू हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री और कैबिनेट मंत्री है नवाब मलिक, उनका हमला जारी है। आज उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी किया और वानखेड़े पर आईआरएस में नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। सुनिए नवाब मलिक क्या कह रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी जरा सोचिए, अगर किसी केस की जांच करने वाले अधिकारी पर ही जांच बैठ जाए तो उस केस का क्या होगा। कुछ महीने पहले आपको एंटीलिया केस याद है, उसमें सचिन वाजे का केस आपने देखा। अब आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ अब जांच खुल रही है। केस के गवाह प्रभाकर सेल और एनसीबी के वरिष्ठ नेता जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, नवाब मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर एक अतिरिक्त जांच बैठा दी है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के सितारों पर फंदा डालने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक खुद जांच के फंदे में आ गए हैं। जी हां, बर्थ सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ और वसूली के एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोप और आर्यन ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सेल के 25 करोड़ की सौदेबाजी का खुलासा सामने आने के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े की आंतरिक जांच का फैसला लिया है। आरोपों पर एनसीबी के महानिदेशक को मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने मेल के जरिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। वो एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं। इस मसले पर दिल्ली के आरके पुरम स्थित दफ्तर में
इस मामले को लेकर एक बैठक भी हुई है। वहीं कल यानी मंगलवार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच रहे हैं। आरोप जितने भी लगे हैं उनमें आपको मुंबई में यथोचित जो उचित जवाब थे दिए गए, और ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। समीर वानखेड़े जी अभी हम कह सकते हैं कि अपने पद पे बने रहेंगे और जांच इसी तरीके से चलती रहेगी आगे? मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस स्टेज पे ये कहना प्रीमेच्योर होगा। वील टेक अ कॉल एज द इंक्वायरी प्रोग्रेसेस। समीर वानखेड़े की दिल्ली आने की वजह एनसीबी दफ्तर में होने वाले एक रिव्यू मीटिंग है। जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े के दिल्ली आने पर एनसीबी के डीजी उनसे आरोपों पर भी बात करेंगे। आर्यन ड्रग्स केस को लेकर गहमा गहमी भरे दिन में आज मुंबई सेशन कोर्ट में 2 नया हलफनामा पेश किया गया, एक एनसीबी की तरफ से और दूसरा समीर वानखेड़े की तरफ से। समीर वानखेड़े ने अपने हलफनामे में कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। वानखेड़े का आरोप है कि उन्हें डराने और जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। वानखेड़े ने कोर्ट से कहा है कि जब ये मामला प्रकाश में आया है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि उनकी मृत मां, पिता और परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जांच को प्रभावित किया जा रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उधर एनसीबी की तरफ से वकील अद्वैत सेठना ने हलफनामे में कहा है कि जांच को भटकाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, कभी धमकी देकर, कभी पंचों गवाहों को प्रभावित करके। जो भी कोर्ट प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं, इस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित हैं, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। 2 एफिडेविट हैं, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा किन मुद्दों पर हैं। समीर वानखेड़े जोनल हेड वो कोर्ट में धमकी मिली है, पॉलिटिकल नहीं, ये मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। चीजें कोर्ट के सामने, प्लीज आप लोग जो है ऐसे मत करिए। आर्यन ड्रग्स केस 1 महीने के भीतर इतने मोड़ लेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। केस के जांच अधिकारी खुद जांच के घेरे में आ जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। साल भर में समीर वानखेड़े को जेल भेजने और नौकरी से हटवाने की धमकी देने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े पर ताजा आरोप लगाए, एक ताजा हमला किया। नवाब मलिक ने एक ट्वीट कर वानखेड़े की पहचान पर ही सवाल खड़ा किया है। वानखेड़े की पहचान को लेकर धोखाधड़ी का, आईआरएस की नौकरी पाने में धोखाधड़ी का एक संगीन आरोप लगाया है। ये महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक का ट्वीट है। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की तस्वीर लगाकर नवाब मलिक ने लिखा है, पहचान कौन। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की तस्वीर के साथ ऐसा क्यों लिखा, इसका जवाब उनके एक अन्य ट्वीट में छिपा है। इस ट्वीट में नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट अटैच किया है जो उनके मुताबिक समीर वानखेड़े का है। इस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने लिखा है, समीर दाऊद वानखेड़े का यहाँ से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाले हैं, तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक पिछले कई दिनों से मुखर हैं। वो साल भर के भीतर समीर वानखेड़े को जेल भेजने की बात कर चुके हैं। वो वानखेड़े पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगा चुके हैं। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या? क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है
कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। वानखेड़े को घेरने के लिए आज नवाब मलिक ने जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है उसमें नाम में लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े। हालांकि पिता के नाम को ठीक कर दयानदेव वानखेड़े किया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट में धर्म की जगह मुस्लिम बताया गया है। समीर वानखेड़े एसएससी कोटा से आरआरएस चुने गए थे। कल खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वानखेड़े की दलित पहचान का जिक्र किया था और वो मतलब एक दलित अधिकारी के खिलाफ इसी तरह का रवैया अपनाना ठीक नहीं है। इसीलिए अगर उनके ऊपर अन्याय होता है तो रिपब्लिकन पार्टी समीर वानखेड़े के पीछे खड़ी रहेगी। उनकी व्यक्तिगत बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। जानबूझकर रोज नवाब मलिक जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए शायद नवाब मलिक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वानखेड़े ने नौकरी के लिए सर्टिफिकेट में हेराफेरी की। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि नवाब मलिक ने जो जन्म प्रमाण पत्र शेयर किया है वो एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ही है। जिस शख्स का उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया है उस शख्स का नाम इस बर्थ सर्टिफिकेट में समीर दाऊद वानखेड़े बताया गया है। साथ ही साथ जो पिता का नाम है दाऊद वानखेड़े उसे करेक्ट कर इस बर्थ सर्टिफिकेट की राइट में इसे बदल कर ज्ञानदेव कान्होजी वानखेड़े भी किया गया है। मां का नाम इसमें जुबेदा ही बताया गया है और धर्म जो है इस बर्थ सर्टिफिकेट में मुस्लिम बताया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा गया है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में लगातार आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, लेकिन अब थोड़े पर्सनल आरोप हो रहे हैं। समीर वानखेड़े पर एनसीपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। एक एनसीपी कार्यकर्ता ने एक तस्वीर शेयर कर आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े की एक मुस्लिम महिला से पहले शादी हो चुकी है। हालांकि दुनिया मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर को ही समीर वानखेड़े की पत्नी के रूप में जानती है। अपने पति के बचाव में आज ही ट्वीट कर क्रांति रेडकर ने कहा था, जब आप लहरों के खिलाफ तैरते हैं तो ये आपको डुबो सकता है, लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ है तो दुनिया की किसी भी लहर में इतनी ताकत नहीं जो आपको डुबो दे, क्योंकि सिर्फ वही सच्चाई जानता है। सुप्रभात, सत्यमेव जयते। फिलहाल सत्य रहस्यों के जाल में उलझा हुआ है। सत्य किस तरफ है दावे के साथ कोई नहीं कह पा रहा, लेकिन इतना तय है कि सत्य के सामने आने तक आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और चलेगा। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो क्या मुंबई ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी बनाम एनसीपी की जंग अब नए मोर्चे खोल रही है? इसमें नए मोर्चे लगातार खुलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक तो समीर वानखेड़े के खिलाफ तीर तलवार ताने तैनात है और वसूली के नए आरोपों ने उन्हें एक नया मौका थमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल एनसीबी के पक्ष में खड़े होकर सियासी गर्मी को और हवा भी दे रहे हैं। एक गवाह, एक हलफनामा, नई कहानी सुर्खियों में छाए क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट ले आया है। फिल्मी कहानी की तरह ही केस में किरदार जुड़ते जा रहे हैं और मामले का सच सस्पेंस बनता जा रहा है। लेकिन ड्रग्स केस के सबसे नए कैरेक्टर प्रभाकर साली के करोड़ों की डील वाले खुलासे से एनसीबी की कार्रवाई पर नए सवाल उठ गए हैं। आरोप सीधे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी मामले में वसूली का है और इसके सीधे टारगेट पर हैं एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े। इस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सही समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं और अब केस के चश्मदीद प्रभाकर के बयानों ने सरकार को एनसीबी पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बात अभी इतनी सीधी भी नहीं। वानखेड़े भी इन आरोपों का जवाब देने को तैयार हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ कहा है कि वक्त आने पर गोसावी के बॉडीगार्ड को सही जवाब मिलेगा। वहीं इस नए खुलासे के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतर आए हैं। बीजेपी नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्रूज केस के 22 दिन बीत जाने के बाद एकाएक गवाह सामने कैसे आ गया। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही है
वे 22 दिन खामोश क्यों थे? जब महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी पूरी की पूरी फौज महाराष्ट्र सरकार की एनसीबी को घेरने के पीछे पड़ी है। और इन हालात में जब 48 घंटे पूर्व महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि वे समीर वानखेड़े और उनकी टीम को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद ये प्रभाकर की बातें सामने आती है। हालांकि गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आज तक से बातचीत में इस सवाल का भी जवाब दिया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में महाराष्ट्र पुलिस भी एक एक गवाह पर नजर बनाए हुए है। मामला होकर अभी 20 दिन हो गए, आज आप क्यों बोल रहे हो इस बारे में? मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। मेरे वाइफ के मुझे बहुत कॉल आ गया और उन्होंने मतलब मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, बार बार उनको कॉल जा रहा है करके। पुलिस की इंक्वायरी? कौन सी पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस की। उनकी वाइफ की इंक्वायरी हो रही है आपकी? इंक्वायरी मतलब कॉल जा रहा है कि आपके हस्बैंड है किधर। हाँ, फिर उनको हरेसमेंट हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब मेरे वजह से। जी हाँ। तो मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लगा। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में आरोपों का दौर जारी है। खुद सीएम उद्धव ठाकरे भी एनसीबी की कार्रवाई को लेकर तंज कस चुके हैं। साधारणतः 25 कोटीचं हेरोईन पकडलेलं आहे। हिरोईन नाही, हेरोईन पकडले, पण ते नुसतं हेरोईन पकडलं, त्याच्यामध्ये कोण हिरोईन नव्हती म्हणून त्या पोलिसांचं नावच नाही आलं। लेकिन इन हमलों के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को जाति वाली पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। तो आरपीआई की भूमिका ये है कि समीर वानखेड़े हमारे बुद्धिस्ट और दलित मागासवर्गीय समाज के अधिकारी है और 1 साल पहले वो एनसीबी में आए और उन्होंने जो आर्यन खान और 19 लोगों पर जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई कानून के मुताबिक सही कार्रवाई है। समीर वानखेड़े ने रेड वहाँ मारकर जिनके पास ड्रग में मिला है, ऐसे लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की है। 19 लोगों को अरेस्ट किया है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे समाज के आदमी को माननीय नवाब मलिक जी जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। किसके बयान सच हैं, किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन ये साफ है कि चश्मदीद का नया बयान सामने आने के साथ ही आर्यन केस की गुत्थी और उलझ गई है और इस पर महाराष्ट्र की सियासत का गरमाना तय है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। आर्यन खान फिलहाल जेल की रोटी खा रहे हैं और उनकी बेल पर सुनवाई कल यानी मंगलवार को है। तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोपों की नई खेप आर्यन खान को कानूनी तौर पर एक सहारा देगी, एनसीबी को कमजोर करेगी, या आर्यन खान के वकील इस दलील के को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे? न दुआ काम आ रही है, न वकील कुछ कर पा रहे हैं और न दलीलों का असर हो रहा है। लेकिन क्या अब क्रूज ड्रग्स केस में गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर की गवाही शाहरुख के बेटे आर्यन खान की जमानत का आधार बन सकती है? क्या इस केस में नए खुलासे से आर्यन खान की जमानत की मन्नत पूरी होने में मदद मिल सकती है? ड्रग्स केस में मंगलवार को आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक एनसीबी की ओर से जो दलील दी गई है, उसके मुताबिक आर्यन खान के तार ड्रग्स के बड़े रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अब तक एनसीबी की ओर से इस संदेह को लेकर कोई ठोस सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है। इस बीच जिस तरह से आर्यन की गिरफ्तारी में डील के आरोप सामने आए हैं, वो पूरे मामले को ही नया रंग दे रहे हैं। प्रभाकर ने आज तक पर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है कि गोसावी सिर्फ गवाह नहीं था, बल्कि वो इस केस में वसूली की कोशिश कर रहा था। क्या बातचीत हो रही थी गाड़ी में?
गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। आज तक पर क्रूज रेट केस के गवाह नंबर 1 प्रभाकर के दावों ने इस केस को नया ट्विस्ट दे दिया है, जिससे पहले से ही संदेह के घेरे में रही एनसीबी की जांच पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान और उसके साथियों के वकील इन नए खुलासों के जरिए एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा सकते हैं, जो कोर्ट से आर्यन खान को राहत का आधार बन सकता है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, ना किसी का शोषण होगा, ना किसी का तुष्टीकरण होगा। शारजा से फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स, दुबई का निवेश जम्मू और कश्मीर में, जिसे पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान की बड़ी हार है, जम्मू कश्मीर में भारत की बड़ी जीत है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर है। इस समय वो जवानों के बीच गए, सीमावर्ती इलाकों में गए, लोगों से मिले। आज खीर भवानी, माता खीर भवानी के मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले सरपंचों से भी बात की और लोगों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, जो मेरे सामने बुलेट प्रूफ का घेरा था उसे हटा दिया गया। खुद अमित शाह ने कहा कि वो लोगों से बातचीत करने के लिए बिना सुरक्षा के उनके बीच खड़े हैं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं आज कश्मीर के युवा को भी अपील करने आया हूं, जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने क्या भला किया? जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या? जरा तुलना तो कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ है और ये लोग पाकिस्तान की बात करें। मैं आपको कहने आया हूं कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है। विकास पर, भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है। ना किसी का शोषण, ना किसी का तुष्टीकरण, यह बात कर रहे हैं अमित शाह। 51,000 करोड़ का निवेश 2022 तक, यह बात कर रहे हैं। कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर में हैं। दौरे के तीसरे दिन शुरुआत मां खीर भवानी के मंदिर में दर्शन से हुई। खीर भवानी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की, लोगों से बातचीत की। क्या कहा आप खुद सुनिए। मिशन कश्मीर के तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत इसी खीर भवानी मंदिर में दर्शन से हुई। गृह मंत्री अमित शाह खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जो घाटी में हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। उनके साथ उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। पूरी श्रद्धा से अमित शाह मंदिर में पूजा अर्चना और आरती करते दिखे। गांदरबल स्थित ये मंदिर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए भी अहम पूजा अर्चना का स्थल है।
जम्मू कश्मीर दौरे पर आए राहुल गांधी ने भी इस खीर भवानी मंदिर के दर्शन किए थे। खीर भवानी मंदिर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पड़ाव है राजभवन, जहां सिविल सोसाइटी के लोगों से उनकी मुलाकात तय है। शिकारी वालों के साथ ही कारोबारी संगठन के अहम लोगों से भी वो मिलेंगे। मगर सबसे अहम कार्यक्रम श्रीनगर के लेथपुरा में है। सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन का हेडक्वार्टर है। यहां उन्हें पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देनी है। शहीद जवानों के लिए यहां एक मेमोरियल बनाया गया है। शाम के वक्त श्रीनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक और कार्यक्रम है, जहां एक छोटी सी रैली होगी। यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से गृह मंत्री अमित शाह मिलेंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है एक कल्चरल इवेंट की तैयारी, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए की जा रही है। रंगारंग प्रोग्राम होगा, सूफी म्यूजिक होगा, लेकिन उसके पीछे जो संदेश है वो अहम है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या संदेश लेकर आए हैं कश्मीर घाटी के लोगों के लिए। 3 दिनों के मिशन कश्मीर को पूरा कर अमित शाह आज शाम दिल्ली लौट आएंगे। कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। हमारी सहयोगी कमलजीत कौर संधू वहीं मौजूद थी। क्या क्या उन्होंने देखा, क्या समझा, देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह यहां से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में यहां पर फेरन पहने हुए यहां पर मुलाकात करते हुए कैमरास निकल आए हैं। लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खासतौर पे संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कई सुझाव आए हैं, आलोचना आई है कि पाकिस्तान से बात करें, लेकिन वो वहां नहीं बात कर रहे। यहाँ पे लोगों के साथ एक हैंडशेक करते हुए, तो इन्होंने कहा हम दोस्ती करना चाहते हैं यहाँ के लोगों से। तो ये एक हैंडशेक जो है वो संकेत है इस बात का। आप देख सकते हैं कैसे मनोज सिन्हा है और यहाँ पर पीछे से शोर आता हुआ और एक संकेत, एक संदेश यहाँ की जनता के लिए कि सरकार इस मुश्किल वक्त में लोगों के साथ है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, श्रीनगर, आज तक। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर से विपक्षी दलों में खलबली है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के लिए एक तरह से बैटिंग कर रहे हैं, शांति के लिए पाकिस्तान से बातचीत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। उनके बयानों का 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं, ऐसे बोलोगे क्या? 2019 में क्या कहेंगे? 370 खत्म करते हैं। जब तक आप हमारे पड़ोसी लोग से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमन नहीं आएगा। जब जम्मू के आखिरी बॉर्डर पोस्ट से अमित शाह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवानों और सरहदी गांव वालों का हौसला बढ़ा रहे थे, तब पुंछ के राजौर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे थे। वो पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रहे थे, ये कहकर कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होती तब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आएगा। दूसरी तरफ जम्मू के भागवती नगर के जेडीए ग्राउंड से अमित शाह शांति में खलल डालने वालों के खिलाफ गरज रहे थे। जब तक आप हमारे पड़ोसी लोग से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमन नहीं आएगा। कुछ भी करना नहीं। कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो दोनों की तरक्की पस्त हो जाएगी। वही हाल आज की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिनों का जम्मू कश्मीर दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। टारगेट किलिंग हो रही थी। एक तरफ विपक्षी दल जहां सवाल पूछ रहे हैं कि 370 हटाए जाने के बाद भी अमन क्यों कायम नहीं हुआ, तो वहीं अमित शाह ने भी जवाब में 3 परिवारों से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। और ये दिखाते थे कि यहाँ अमन आ गया, क्योंकि 370 खत्म हो गया, 35 अब अमन आ गया। जो 29-30 आदमी मारे गए, जिसमें करीबन अक्सरियत मुसलमानों की है और कोई साथ एक दूसरी मजहब से है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई। प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए और 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए। जम्मू की रैली में अमित शाह ने घाटी में आतंकी वारदातों में होने वाली मौत का आंकड़ा सामने रखा था। उनके मुताबिक 2004 से 2014 के बीच 2081 नागरिकों की मौत हुई, यानी हर साल 208 लोगों की मौत। वहीं 2014 से सितंबर 2021 तक 239 नागरिकों को जान गंवानी पड़ी, जो 208 के मुकाबले हर साल 30 है। वहीं कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों की मांग जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की है। दूसरी तरफ अमित शाह ने साफ कर दिया कि पहली परिसीमन, फिर चुनाव और फिर राज्य का दर्जा देने की बात होगी। इस पर भी फारूक अब्दुल्ला तंज करने से नहीं चूके। आज क्या कहते हैं अमित शाह साहब श्रीनगर में? पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेट। हम जानते हैं तुम्हारी बेईमानी, इसलिए तो हमें तुमसे एतबार है। 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे। तो सभी लोगों ने कहा कि स्टेटहुड हमें चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। सभी ने कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले चुनाव चाहती है। दरअसल अब तक कश्मीर घाटी को जम्मू से ज्यादा सीटें मिली हैं और परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बराबर हुई तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अंजना ओम कश्यप और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।